अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें। दिल्ली, हिमाचल, पंजाब समेत मुल्क की शुमाली रियासतों में मूसलाधार बारिश हो रही है। दिल्ली में 41 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। 1982 के बाद जुलाई में एक दिन में सबसे ज़्यादा 153 मिलीमीटर बारिश हुई। इससे कबल 25 जुलाई 1982 को 170 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी। 2003 में 24 घंटों में 133 बारिश हुई थी और 2013 में दिल्ली में 123 मिलीमीटर बारिश हुई थी। ये वहाँ हरियाणा ने यमुना में 1 लाख क्यूसेक से ज़्यादा पानी छोड़ा। इसके बाद दिल्ली हुकूमत ने सैलाब की वार्निंग जारी की है। जम्मू कश्मीर के पूंछ में बारिश की वजह से 2 फौजी जवान पोशाला नदी ऊपर करते हुए डूब गए। इसके साथ ही हिमाचल में 5, जम्मू में 2 और उत्तर प्रदेश में 4 लोगों की मौत हुई है। हिमाचल में ब्यास नदी ने काफ़ी नुकसान पहुंचाया। एक पुल दरिया में बह गया, साथ ही कुछ दुकानें भी सैलाबी पानी में डूब गई। NDRF की टीम ने दरिया में फंसे 5 लोगों को बचा लिया। मोहाली की डेराबासी में घग्गर नदी का पानी सोसाइटी में दाखिल हो गया, जिसके बाद कश्तियों के जरिए लोगों को बाहर निकाला गया। दूसरी तरफ चंबा, पठानकोट कौमी शाहराह बनी खेत के करीब फंस गए। ये है छोटा हरिद्वार, सब अपनी बाइक लेके खड़े हैं पकड़ के। कुछ नहीं पता, वो देखिए इधर देखो क्या हो रहा है। पूरा बंद टूट जाए इधर हरिद्वार। वो देखिए अपनी स्कूटर को बचाते हुए। बड़ा वाला पुल, बड़ा वाला पुल का बद्दी से कनेक्शन टूटा। देखो बद्दी का कनेक्शन टूट चुका है। ये जाएगा और ये भी जाएगा और सारा का जाएगा। गए बुट्टी रखता है भाई। ये सोमनाथ की लग रही है मेरे को। अरे दूसरी साथियों, दिल्ली में कल से येलो अलर्ट जारी है और ये इसलिए है क्योंकि बीते 24 घंटे में दिल्ली ने पूरी मॉनसून का 20% रेन 24 घंटे में ही देख लिया। 150 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है 24 घंटे में, जो 20% ऑफ द टोटल रेन मॉनसून सीजन में रहती है। बारिश अभी भी जारी है, ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। इसके लिए हमारी सरकार ने, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने लगातार काम चल रहा था और पिछले साल ही करीब 165 ऐसे हॉटस्पॉट्स जहां बारिश में वाटर लॉगिंग होती है वो आइडेंटिफाई कर लिए थे। ये वाटर लॉगिंग को खत्म करने के लिए बहुत शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म स्टेप्स लिए गए हैं। जैसे कि बहुत जगह पर अब अलार्म्स हैं, अगर वाटर लेवल राइज होगी तो पता चलेगा। हाई कैपेसिटी सम्प्स इंस्टॉल कर दिए जा चुके हैं। ऑटोमेटिक पंप्स भी इंस्टॉल कर दिए जा चुके हैं। ऑल्टरनेट ड्रेनेज सिस्टम बनाया जा चुका है। कई जगहों पर रोड की हाइट बढ़ाई गई है। इनमें से एक एग्जाम्पल है जो IP एस्टेट की रिंग रोड है WHO बिल्डिंग के पास।
जून 15 तक 7,86,497 मेट्रिक टन डीसिल्टिंग वर्क कंप्लीट हो चुका है। 128 पंप हाउसेस इंस्टॉल हो चुके हैं, जिसमें 700 पंप्स हैं। इनमें से 11 पंप ऑटोमेटिक सेंसर वाले हैं। इसके अलावा दिल्ली का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो 201 नेचुरल ड्रेन्स को कंप्राइज करता है, जो फर्दर डिवाइडेड है नजफगढ़ बेसिन में, बारापुल्ला बेसिन में और ट्रांस यमुना बेसिन में। इसको लेकर भी हाल ही में एक टेंडर इशू किया गया था, जो अलॉट किया जा चुका है। कंसल्टेंट अपॉइंट कर दिए जा चुके हैं, जिनका काम ये रहेगा, जो दिल्ली आईआईटी ने एक रिपोर्ट बनाकर वाटर ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर करने की एक रिपोर्ट बनाई थी, उसको इम्प्लीमेंट करना इन कंसल्टेंट्स का काम रहेगा, जो काम अगले 1 साल तक पूरा हो जाएगा। इसके अलावा इससे दिल्ली की सारी ड्रेनेज नेटवर्क जो है वो रीमॉडल हो जाएगी। ये तो दिल्ली सर। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में शदीद बारिशों और खराब मौसम के बायस 76 अफराद हलाक जबकि 133 अफराद जख्मी हो गए हैं। जहाँ बाग होने वालों में 31 बच्चे भी शामिल हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 9 अफराद हलाक हुए हैं। बारिश से 78 मकानात भी तबाह हुए हैं। वहाँ की नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने ये इत्तला दी। बारिशों का सबसे ज्यादा असर पाकिस्तान के सूबे पंजाब पर पड़ा, जहाँ 48 अफराद हलाक हो चुके हैं। वहीं बारिश ने गुज़िश्ता 30 साल का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। एक दिन में 291 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। दूसरी जानिब 6 जुलाई को लाहौर में होने वाली बारिश में सड़क पर खड़ी गाड़ियां भी डूब गई थी। शुमाल अफ्रीकी मुल्क सूडान में पिछले 3 महीनों से मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्सेस में लड़ाई जारी है। दारुल हुकूमत खार्तूम के पास ओमडुरमैन शहर में हफ्ते को हवाई हमले किए गए। इसमें 22 लोगों की मौत हो गई और कई लोग जख्मी हुए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अटैक शहरी इलाके में हुआ था।
और ये अब तक का सबसे खतरनाक हमला बताया जा रहा है। पैरामिलिट्री फोर्सेस आरएसएफ ने सूडान मिलिट्री फोर्स को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। आरएसएफ के मुताबिक इस हमले में 31 आम शहरियों की मौत हुई है। फौज ने रेसिडेंशियल इलाके को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि सूडान की आर्मी जनरल अब्देल फतेह अल बुरहान दहशतगर्द हमला करवाकर मुल्क की जनता को निशाना बना रहे हैं। ब्राजील की शुमाल मशरकी रियासत परनामको के दारुल-हुकूमत रेसिफ में रिहायशी इमारत मुनहदम होने से मरने वालों की तादाद बढ़कर 11 हो गई है, जबकि 3 अफराद अभी तक लापता हैं। हुक्म ने इतवार के रोज ये इतला दी। पोल्स्टा म्यूनसिपैलिटी के तहत वाकई इमारत जुमे की सुबह नामालूम वजूहात से मुनहदम हो गई थी। फायर डिपार्टमेंट ने मकामी मीडिया को बताया कि जुमे के रोज पेश आने वाले हादसे के बाद 7 अफराद मुर्दा पाए गए, जबकि एक शख्स अस्पताल में दम तोड़ गया और हफ्ते के रोज इमदादी कारकुनों ने मजीद 3 लाशें निकाली। इस इमारत को 2010 में अदालती हुक्म के बाद आवाम के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन 2012 से कई खानदान इसमें गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर थे। फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक हादसे में 8 अपार्टमेंट्स मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए, जबकि बाकी 4 को जुज़वी नुकसान पहुंचा है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में हफ्ते को एक प्लेन क्रैश हो गया। इसमें सवार सभी 6 लोगों की मौत हो गई। ये इलाके में पिछले एक हफ्ते में पेश आया दूसरा बड़ा प्लेन से जुड़ा हादसा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हादसा अमेरिकी वक्त के मुताबिक सुबह 4:15 बजे फ्रेंच वैली एयरपोर्ट के पास मुरियाटा कस्बे में पेश आया। हादसा कैसे हुआ इसकी भी जांच अभी जारी है। हालांकि जांच ओहदेदारों को शक है कि हादसा धुंध के चलते रनवे नहीं दिखने की वजह से हुआ होगा। पायलट ने लैंडिंग एरिया से पहले ही प्लेन को लैंड कराने की कोशिश की। मकामी इंतजामिया ने बताया कि प्लेन सेसना C550 बिजनेस जेट था, जिसने लास वेगास के हैरी रीड इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक क्रैश होने के 1 घंटे और 15 मिनट तक प्लेन में आग लगी रही, जिससे वहां 1 एकड़ यानी करीब 43,500 स्क्वायर फीट में आग लग गई। अभी तक ये नहीं बताया गया कि प्लेन में सवार लोग कौन थे। रिवरसाइड काउंटी के शरीफ डिपार्टमेंट ने बताया कि जब तक उनकी टीम मकाम वाक़े पर पहुंचकर सभी चीज़ों का जायजा नहीं लेती, उस वक्त तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। पाकिस्तान के मशरकी सूबे पंजाब में हफ्ते के रोज एक मुसाफिर गाड़ी में आग लगने से कम 7 लोगों की मौत हो गई और 14 दीगर जख्मी हो गई। ये इतला पुलिस हुक्काम ने इतवार के रोज दी। पुलिस ने बताया कि हादसा सूबे पंजाब में जिले सरगोधा के शहर भलवाल में गाड़ी में नस्ब पेट्रोलियम गैस सिलेंडर के लीक होने और फटने से पेश आया, जिसके नतीजे में 5 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि 2 जख्मी मुसाफिरों ने अस्पताल जाते हुए रास्ते में ही दम तोड़ दिया। पुलिस ने बताया कि कम से कम 14 मुसाफिरों को झुलसने के जख्म आए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इस अफसोसनाक वाक़े के मुतासरीन में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। एक आईनी शाहिद ने मीडिया को बताया कि मुसाफिर गाड़ी में आग लगने से मुतअद्दिद लोग इस कदर जल चुके हैं कि उनकी लाशें शिनाख्त से परे हैं। वाक़े के बाद पुलिस और रेस्क्यू टीम ने जाए वक़ूफ़ पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। रेस्क्यू टीम के एहलकारों ने जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया, जिनमें से मुतअद्दिद अफराद की हालत तशवीशनाक है। पुलिस ने आग लगने की वजूहात की तहकीकात शुरू कर दी है। कनाडा में इंडियन काउंसिल के बाहर करीब 250 खालिस्तीनी मुजाहिरीन ने झंडे लहराए और नारे भी लगाए। इसके जवाब में हिंदुस्तानी तबके के लोग भी तिरंगा लेकर वहां मौजूद रहे। उन्होंने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए। इस दौरान उनके हाथ में तख्ती पर खालिस्तानी सिख नहीं होते स्लोगन लिखा हुआ था। इस मुजाहरे और नारेबाजी के आगे खालिस्तानियों की रैली फीकी पड़ गई। मुजाहरे के दौरान दोनों तरफ
के हामियों ने आमने सामने ये नजर आए। बता दें कि खालिस्तानी दहशतगर्द हरदीप सिंह निडर के कत्ल के बाद खालिस्तानी हामियों ने 8 जुलाई को अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा में किल भारत रैली निकालने का ऐलान किया था। मगरबी बंगाल में पंचायती इंतखाबात के ऐलान से इलेक्शन के बाद तशद्दुद के वाक़यात में कम से कम 35 अफराद हलाक हो चुके हैं। रियासत में हफ्ते को 3 सतही पंचायती इंतखाबात के दौरान मुख्तलिफ हिस्सों में बेलगाम तशद्दुद देखने में आया और इलेक्शन के बाद होने वालों की तादाद बढ़कर 17 हो गई है। हलाक होने वालों में हुक्मरान तृणमूल कांग्रेस और अपोजिशन दोनों के तई वफादारी रखने वाले कारकुन शामिल हैं। एक उम्मीदवार समेत तृणमूल कांग्रेस के सबसे ज्यादा 9 कारकुन मारे गए, जबकि अपोजिशन कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के 2-2, भारतीय जनता पार्टी का 1 और एक वोटर पोलिंग के दौरान तशद्दुद का शिकार हो गया। मालदा और जुनूबी 24 परगना में पोलिंग के बाद होने वाले तशद्दुद में तृणमूल कांग्रेस के 2 कारकुनों की जान चली गई। इस तरह इंतखाबात और उसके बाद होने वाले तशद्दुद में हलाक होने वाले तृणमूल कारकुनों की तादाद 11 हो गई। मुर्शिदाबाद जिला इंतखाबी तशद्दुद का मरकज रहा। इसके अलावा मालदा, शुमाली दिनाजपुर और कुछ बिहार के अलावा नदिया और शुमाली व जुनूबी 24 परगना पुरतशद्दुद वाक़यात से मुतासिर हुए थे। আমার পিছায় मणिपुर में 3 मई से जारी तशद्दुद की चपेट में सिर्फ आम लोग नहीं बल्कि पुलिस मुलाजिमीन भी इसके घेरे में आ गए हैं। ज़राए की माने तो 45,000 से ज़्यादा पुलिस मुलाजिमीन 2 धड़ों में बढ़ चुके हैं। अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैतेई तबके के पुलिस वाले इम्फाल घाटी और कुकी तबके के पुलिस वाले पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं। पुलिस पर यह इल्ज़ाम भी लग रहा है कि उसने तशद्दुद के दौरान हालात को सही तरीके से नहीं संभाला। पिछले महीने मणिपुर पुलिस के चीफ बनाए गए राजीव सिंह की
इस वक्त सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है कि वो रियासत में अमन बहाल करें और पुलिस मुलाजमीन के मन में भरोसा जगाकर उन्हें साथ रख सके। राजीव सिंह 1993 बैच के त्रिपुरा कैडर के IPS अफसर हैं। मणिपुर पुलिस चीफ बनने से पहले वो CRPF में डेपुटेशन पर थे। ओहदेदारों के मुताबिक राजीव सिंह जब पुलिस चीफ बने तो उन्होंने देखा कि करीब 1200 मुलाजमीन ड्यूटी से गायब थे। ऐसे में उन्होंने सबसे पहले उन पुलिस वालों की पहचान की और उन्हें अपनी मनचाही जगह पर ड्यूटी ज्वाइन करने की इजाज़त दी। ओहदेदारों का कहना है कि अब तक 1150 पुलिस वाले ड्यूटी पर लौट गए हैं। राजीव सिंह का दूसरा काम था 304 नए कांस्टेबल्स को फोर्स में शामिल करना। ये कांस्टेबल अपनी पासिंग आउट परेड का इंतजार कर रहे थे। ये नौजवान कुकी और मैती दोनों तबका से आते थे। ऐसे में सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर उनकी पासिंग आउट सेरेमनी का इनेकाद किया और सेरेमनी के बाद उन्हें उन इलाकों में ही तैनात कर दिया जहां वो पनाह लिए हुए थे। महाराष्ट्र में सियासी भूचाल से पैदा होने वाले हालात अभी मामूल पर नहीं लौटे, जबकि नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस को अपने अरकान असेंबली के सामने ये वजाहत करनी पड़ रही है कि NCP के शामिल होने से क्या फायदे हैं और क्या नुकसान हैं। अजीत पवार और NCP के दीगर रहनुमाओं को महाराष्ट्र हुकूमत में शामिल किए जाने के बाद एकनाथ शिंदे धड़े से ताल्लुक रखने वाले शिवसेना की अरकान असेंबली की बेचैनी पहले ही सामने आ चुकी थी और अब बीजेपी की अरकान असेंबली की बेचैनी भी सामने आ रही है कि काबीना के अहम ओहदे अजीत पवार के धड़े की NCP को दिए जा रहे हैं, तो उनके लिए क्या बचा। ख्याल रहे कि कई महीनों से शिंदे धड़े के MLA उन ओहदों का मुतालबा कर रहे हैं। गालिबन उसी तरफ इशारा करते हुए आदित्य ठाकरे ने कहा था कि जिन गद्दारों ने उनके वालिद की पीठ में छुरा घोंपा था वो अब अपने हाथ मल रहे हैं और अब जब बीजेपी कैंप से ही ऐसी आवाजें उठने लगी तो नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस उन्हें तसल्ली देने पर मजबूर हो गए। हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने बिजली आंदोलन शुरू किया है। इतवार को दिल्ली के वजीर आला और पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के CM भगवंत मान के साथ पंचकुला में इसकी शुरुआत की। इस मौके पर केजरीवाल ने कहा कि पंजाब और दिल्ली में मुफ्त बिजली मिल रही है तो हरियाणा के लोगों को भी इसका फायदा मिलना चाहिए। जहां बीजेपी ने 24 नहीं करी तो इनको दोबारा वोट दोगे तो बिजली के पावर कट ही लगेंगे और इनको दोबारा वोट दोगे तो इतनी महंगी कर देंगे, पूरी कमाई बिजली के बिल में चली जाएगी, फिर भी पूरा नहीं पड़ेगा। एक ही चारा है ये, हम अपने लिए वोट नहीं मांग रहे, आपकी बात कर रहे हैं, आपके परिवार की बात कर रहे हैं। अगर बिजली आज बिना बिजली के तो काम नहीं चलता, अगर बिजली 24 घंटे चाहिए और बिजली फ्री चाहिए तो एक ही ऑप्शन है, आम आदमी पार्टी, झाड़ू। तो आने वाले समय के अंदर अगले महीने 2 महीने हम लोग इस आंदोलन को पूरे उसमें चलाएंगे। आप सब लोगों को जाना होगा। एक चीज आपको बता दूं, दिल्ली का चुनाव, पहला चुनाव केवल बिजली के मुद्दे पे लड़े थे हम लोग और पहली बार पार्टी बनी थी 12 महीने के अंदर बिजली के मुद्दे पे लड़के हम हरियाणा का दिल्ली का चुनाव जीत गए थे। अगली बार पंजाब का चुनाव भी बिजली के मुद्दे पे लड़े थे। घर घर इस मुद्दे को पहुंचा दो, अगली साल हरियाणा के अंदर आपकी सरकार बन जाएगी। ये मैं बहुत दुख होता है, जैसे अभी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी जैसे मान साहब ने कहा, आज पूरे अगर इन लोगों ने काम कर लिया होता, हम लोगों को क्या जरूरत थी राजनीति में आने की। मैं भी अपना इनकम टैक्स की नौकरी कर रहा था, ये भी अपना शो करता था, मनीष सिसोदिया पत्रकारिता करता था, सब लोग अपना अपना काम कर रहे थे। इन लोगों ने देश का बेड़ा गर्क किया, तब ये मन में आया। अन्ना जी ने कहा राजनीति कीचड़ है, मैंने अन्ना जी को यही कहता था, मैंने कहा अन्ना जी अब तो कीचड़ में उतरना ही पड़ेगा झाड़ू लेके, इसके बिना कोई काम नहीं चलेगा। तो इस झाड़ू से अब सफाई करेंगे। दिल्ली की सफाई करी, पंजाब की सफाई करी, अब हरियाणा की बारी है, हरियाणा की भी सफाई करेंगे। कोई शिवसेना में फूट पड़ने के बाद साबिक वज़ीर आला उद्धव ठाकरे अब मैदान में उतर आए हैं। उन्होंने आज से महाराष्ट्र का दौरा शुरू किया।
रियासत का दौरा शुरू करते हुए उन्होंने पोहर देवी मंदिर में दर्शन किए। वहां उद्धव ने कहा कि मैं पोहर देवी की कसम खाता हूं कि अमित शाह ने मुझे 2.5 साल के लिए वजीर आला का ओहदा देने का वादा किया था, लेकिन उन्होंने अपना वादा नहीं निभाया और हमें अलायंस से बाहर कर दिया। अगर बीजेपी ने अपनी बात रखी होती तो आज बीजेपी वर्कर्स को दूसरों का बोझ नहीं उठाना पड़ता। संतोष बाळासाहेब तुमच्या सगळ्यांच्या प्रेमाने खरंच भारून गेलेला आहे। मी तुमच्या सगळ्यांच्या गुच्छाचा असा स्वीकार करतो, पण गुच्छ आपल्याकडेच ठेवा, कारण मी फिरतीमध्ये फुलं कोमेलून 200 रुपये हप्ता घेणाऱ्याला मंत्री कोणी केला? पण तो तेव्हा हाते घेत होता मला माहिती नव्हतं, नाही तर तुम्ही म्हणाल बघा या हप्ते घेणाऱ्याला यांनी मंत्री केला। आपला काय भाजप झालेला नाही अजून, अजिबात नाहीये। भारतीय जनता पक्षाच्या कोणीतरी टीका केली, पण टीका कसली करताय, कोणत्या मुद्द्यावर करताय तुम्ही टीका? पहिले भाजपामध्ये निष्ठावंत। मरकजी वजीर स्पोर्ट्स अनुराग ठाकुर ने हफ्ते के रोज मोटो जीपी राइडर्स के साथ सुपर बाइक चलाई। लगातार हो रही बारिश के बावजूद वजीर स्पोर्ट्स बाइक राइडर्स से मिले और उनका हौसला बढ़ाया। राइडर्स ने अनुराग को एक हेलमेट भी गिफ्ट किया। नोएडा के बुध इंटरनेशनल सर्किट में 22 से 24 सितंबर तक मोटो जीपी इंडिया 2023 रेसिंग इवेंट होने वाला है। इसके प्रमोशनल इवेंट में ही अनुराग ने सुपर बाइक चलाई। स्विट्जरलैंड के जेनेवा में पहली बार दुनिया के सबसे स्मार्ट रोबोट्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। ये सभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से ऑपरेट होने वाले रोबोट थे। इनमें 51 रोबोट लगभग 3000 एक्सपर्ट्स के साथ आए। रोबोट्स ने अलग अलग मुद्दों पर पूछे गए सवालों के जवाब दिए। सोफिया नाम की रोबोट ने कहा कि हम दुनिया को इंसानों से बेहतर तरीके से चला सकते हैं। हमारे अंदर इंसानों की तरह जज्बात नहीं है, इससे हम सभी फैसलों को मजबूती के साथ फैक्ट्स की बुनियाद पर ले सकते हैं। रोबोट्स ने यह भी माना कि वो अभी तक इंसानी जज्बात पर ठीक से पकड़ नहीं बना पाए हैं। लोगों की सेहत और बायोटेक्नोलॉजी पर काम करने के लिए बनाई गई रोबोट एडा ने कहा कि हम इंसान की उम्र 150 से 180 साल तक बढ़ा सकते हैं। लोगों को अभी इसकी जानकारी ही नहीं है। जिस जगह पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसका मकसद एनवायरनमेंट को लेकर लोगों में अवेयरनेस पैदा करना और उसके लिए अवामी ताईद हासिल करना था। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।